हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़ी अपडेट, रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। फाइनली रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। 2023 का दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट पे जाके। और आप अगर क्वालिफाइड हैं तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने क्वालिफाइड नहीं किया है, जो कुछ नंबरों से रह गए हैं, वो निराश ना हो। 2024 जो जून का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें थोड़ी सी और तैयारी के साथ आप उसमें अपीयर कर सकते हैं, उसमें पास हो सकते हैं, क्वालिफाइड हो सकते हैं। जिसके लिए अगर आप यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट पे अपना जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस 2012 से लेके 2022-23 तक का पूरा जो एग्ज़ाम है वो पेपर सॉल्व कराया जा चुका है। एंड अब जो है आपका सिलेबस भी हो रहा है, तो इसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसके साथ बने रह सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट को आपको सब्सक्राइब करना है और इसके साथ बने रहना है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चैप्टर वाइज, जो है चैप्टर 4, जिसका पार्ट है फर्स्ट, प्रशासनिक व्यवहार। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 4 प्रशासनिक व्यवहार यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जिसमें हम पढ़ेंगे एच साइमन के विशेष संदर्भ के साथ निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग विथ स्पेशल रेफरेंस टू एच साइमन। अर्थ क्या है कि वेबस्टर शब्दकोश निर्णय निर्माण की परिभाषा अपने मस्तिष्क से कोई मत या काम के तरीके को निर्धारित करने की क्रिया है के रूप में देते हैं। जो वेबस्टर है वो क्या कहते हैं कि जो निर्णय निर्माण की परिभाषा कैसे देते हैं कि जो निर्णय निर्माण है वो क्या है, अपने मस्तिष्क में कोई मत या काम के तरीके को निर्धारित करने की क्रिया। वो क्या है कि कोई भी काम अगर हम करते हैं उसको पहले उसका निर्णय निर्माण कहाँ करते हैं, अपने मस्तिष्क में करते हैं, अपने दिमाग में करते हैं, जिसका सारा निर्धारित क्रिया हम अपने उसी में कर लेते हैं, मस्तिष्क में। उसी को क्या कहा है इन्होंने, निर्णय निर्माण को परिभाषित किया है। रॉबर्ट टेनेनबॉम के अनुसार निर्णय निर्माण में दो या दो से अधिक व्यवहार विकल्पों के समूह में से किसी एक व्यवहार विकल्प का चुनाव शामिल होता है, जिसे निर्णय निर्माण कहते हैं। किसके अनुसार? रॉबर्ट टेनेनबॉम के अनुसार। टेरी क्या कहते हैं? टेरी निर्णय निर्माण को कहते हैं कि दो या दो से अधिक संभाव्य विकल्पों में से एक व्यवहार विकल्प को चुनना, वो उसे परिभाषित करते हैं। उसे क्या कहते हैं? निर्णय निर्माण। जो दो या दो से अधिक जो भी आपके विकल्प हैं उनमें से किसी एक को चुनना, वो क्या है? निर्णय निर्माण। इस तरह निर्णय निर्माण का अर्थ तमाम विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव है। इस तरह हम निर्णय निर्माण की परिभाषा क्या देंगे कि जो तमाम विकल्प है, बहुत सारे विकल्प है, उनमें से एक का चुनाव करना ही क्या है? निर्णय निर्माण है। यह प्रकृति से मूलतः समस्या का समाधान करने वाला निर्णय निर्माण नीति निर्माण से काफ़ी निकटता से जुड़ा है, मगर वे एक नहीं हैं। टेरी ने निर्णय व नीति के भेद को निम्न रूप से स्पष्ट किया है। निर्णय आमतौर पर नीति द्वारा स्थापित निर्देशों के ढांचे के भीतर लिए जाते हैं। कोई नीति तुलनात्मक रूप से ज़्यादा व्यापक होती है, कई समस्याओं को प्रभावित करती है और इस बार बार इस्तेमाल होती है। इसके विपरीत कोई निर्णय किसी विशेष समस्या पर लागू होता है और इसका इस्तेमाल गैर निरंतर रूप का होता है। क्लासिकी चिंतकों ने योजना, संगठन, तालमेल और नियंत्रण इत्यादि जैसे प्रबंधकीय कामों से जुड़ी एक सर्वव्याप्त गतिविधि के रूप में निर्णय निर्माण को बहुत महत्व दिया। फ्रेड लुथांस के शब्दों में, किसके? फ्रेड लुथांस
के शब्दों में फ्योल व उर्विक जैसे क्लासिकी सिद्धांतकार निर्णय निर्माण से केवल उस हद तक जुड़े थे जिस हद तक यह प्रत्यायोजन और प्राधिकार को प्रभावित करता है, जबकि फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने वैज्ञानिक पद्धति की तरफ संकेत केवल निर्णय लेने के एक आदर्श उपागम के रूप में किया। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का पहला व्यापक विश्लेषण चेस्टर बर्नार्ड ने किया था। जो निर्णय निर्माण था उसका पहला विश्लेषण किसने किया था? तो चेस्टर बर्नार्ड ने किया था। उन्होंने कहा, निर्णय निर्माण की प्रक्रियाएं मोटे तौर पर चुनाव को संकीर्ण बनाने की तकनीकें हैं। निर्णय निर्माण के साइमन की अवधारणा, जो निर्णय निर्माण है वो साइमन का है, तो उसकी अवधारणा क्या कहते हैं? हर्बर्ट साइमन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय विचारक हैं। उन्होंने निर्णय निर्माण की परिभाषा कार्यवाहियों के वैकल्पिक रास्तों के बीच सर्वोत्तम तार्किक चुनाव के रूप में दिया है। यानी क्या कह रहे, जो भी काम करना है उसमें हमें मस्तिष्क में आता है कि बहुत सारे विचार चलते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, बट उसमें से हमें एक को चुनना है। वही क्या है? निर्णय निर्माण है। तो यही चीज साइमन कहते हैं। साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण पूरे संगठन में ही व्याप्त होता है, यानी संगठन के सभी स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो छोटा स्तर हो चाहे वो बड़ा स्तर हो, सभी स्तर पे क्या किए जाते हैं? निर्णय लिए जाते हैं। इसीलिए उन्होंने संगठन को निर्णय निर्माताओं की एक संरचना के रूप में देखा है। उन्होंने प्रशासन और निर्णय निर्माण के बीच समानताएं बताई, क्योंकि प्रशासन का हर पहलू निर्णय निर्माण के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने गौर किया कि निर्णय निर्माण फ्योल द्वारा, पोकक और गुलिक द्वारा पोस्टस्कॉप के रूप में वर्णित सभी प्रशासनिक कार्यों को समेटने वाली व्यापक गतिविधि है। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे पोकक की फुल फॉर्म, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और पोस्टस्कॉप की फुल फॉर्म। साइमन कहते हैं, सिद्धांत विकसित कर लेने से पहले किसी भी विज्ञान के पास अवधारणाएं होनी चाहिए। क्या कहते हैं कि सिद्धांत, अगर कोई सिद्धांत विकसित करना है, करने से पहले उसे क्या करना है? उसके पास, विज्ञान के पास अवधारणाएं होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ है, वो हमें होनी चाहिए। निर्णय निर्माण प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। कोई भी प्रशासनिक विज्ञान अन्य किसी भी विज्ञान की तरह शुद्ध रूप से तथ्यात्मक कथनों से सरोकार रखता है। विज्ञान के अध्ययन में नैतिक कथनों पर कोई स्थान नहीं होता। संक्षेप में, साइमन की प्रशासन की अवधारणा दो मूलभूत तत्व हैं। पहला है क्लासिकी चिंतकों के सिद्धांत उपागम, यानी संरचनात्मक उपागम के विकल्प के रूप में निर्णय निर्माण उपागम पर जोर। सेकंड है प्रशासन के अध्ययन के आदर्शवादी उपागम, विपरीत अनुभविक उपागम, मूल्य मुक्त उपागम की वकालत करना। जैसा कि एन उमापति ठीक कहते हैं कि साइमन ने निर्णय निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए तार्किक प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत और पद्धतियों के आधार पर प्रशासन की एक नई अवधारणा का प्रस्ताव दिया। आधार या कारक, बेस या फैक्टर्स क्या है? सैकलर और हडर्सन ने 12 ऐसे कारकों की सूची दी है जिन पर निर्णय निर्माण के विचार किए जा सकते हैं। सबसे पहला है कानूनी सीमाएं। कानूनी सीमाएं क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये भी हमारा सबसे पहला निर्णय होता है। बजट, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, किस कार्य में कितना लगेगा, ये सारा किस में आ जाता है? बजट में। लोकनीति, तथ्य, इतिहास, आंतरिक उत्साह, पूर्वानुमानित भविष्य, श्रेष्ठ दबाव समूह, स्टाफ, कार्यक्रम की प्रकृति और अधीनता। निर्णय निर्माण के साइमन के आधार। साइमन के अनुसार हर निर्णय 2 आधारों पर निर्भर होता है, तथ्यात्मक आधार व मूल्य आधार। एक तथ्य
वास्तविकता का बयान होता है, जबकि एक मूल्य प्राथमिकता की अभिव्यक्ति होती है। एक क्या होता है कि उस चीज़ की वास्तविकता होती है, दूसरा होता है कि उसकी मूल्य की प्राथमिकता होती है, कि उसकी अभिव्यक्ति होती है। किसी तथ्यात्मक आधार को देखे और मापे जा सकने वाले साधनों से सिद्ध किया जा सकता है, अर्थात इसकी वैधता की जांच अनुभविक रूप से की जा सकती है। दूसरी ओर किसी मूल्य आधार को अनुभविक रूप से नहीं आंका जा सकता, यानी इसे मात्र व्यक्तिनिष्ठ रूप से वैध माना जा सकता है। साइमन के अनुसार मूल्य आधारों का सरोकार कार्यवाही के लक्ष्यों के चुनाव से होता है, जबकि तथ्यात्मक आधारों का संबंध कार्यवाही के माध्यमों के चुनाव से होता है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक निर्णय अंतिम लक्ष्यों का चुनाव की ओर ले जाते हैं और मूल्य मुख्य रूप से प्रभावी होता है, कहा जा सकता है कि जहाँ तक वे निर्णय ऐसे लक्ष्यों के रूप में लागू करने को शामिल करते हैं, उन्हें तथ्यात्मक अंग मुख्य रूप से प्रभावी होता है, कहा जा सकता है। प्रक्रिया के चरण, प्रोसेस ऑफ स्टेज। टेरी निर्णय निर्माण के चरणों का निम्न क्रम निर्धारित करते हैं। सबसे पहला है समस्या का निर्धारण, सेकंड है समस्या की पृष्ठभूमि की सामान्य जानकारी और उसके बारे में विभिन्न उपागम जानना। सबसे पहला होता है कि समस्या क्या है उसका निर्धारण करना, फिर उसका मूल क्या है, समस्या की जड़ क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, उसकी जानकारी लेना और उसके विभिन्न उपागम कैसे कैसे वो है उसको जानना। थर्ड है जो कार्यवाही का सर्वश्रेष्ठ तरीका लगे उसे बताना, कि हमें समस्या तो पता चल गई है, अब उस पर हमें क्या कार्यवाही करनी है, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है वो बताना। फोर्थ है साध्य और अस्थायी निर्णयों की पहचान करना, कि हमें कौन सा उस समय निर्णय लेना है उसकी पहचान करना और कौन से साधन लगाने। फिफ्थ है अस्थायी निर्णयों का मूल्यांकन करना, जो हमने निर्णय लिया है उसका मूल्यांकन करना, निर्णय लेना और उसे लागू करना। अब क्या कह रहे हैं 6 पॉइंट कि निर्णय लेते हैं और उसे लागू करना। एंड 7 पॉइंट निरंतर काम में जुटे रहना और अगर जरूरी हो तो प्राप्त परिणामों के प्रकाश में निर्णय को संशोधित करना। निर्णय निर्माण के साइमन के चरण। साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण के 3 प्रमुख चरण होते हैं। वे कौन से? सबसे पहले आसूचना गतिविधि। साइमन ने निर्णय निर्माण के प्रथम चरण को आसूचना गतिविधि कहा है, यानी सूचना के सैन्य अर्थ लेते हुए कहा है। इसमें निर्णय लेने के अवसरों की खोज शामिल है। साइमन के अनुसार कार्यपालिका अपने समय का एक बड़ा हिस्सा नए कामों की मांग करती हुई नई स्थितियों की पहचान करने के लिए आर्थिक, तकनीकी, राजनीति व सामाजिक परिवेश के सर्वेक्षण में लगाती है। सेकंड है डिजाइन गतिविधि। दूसरे चरण में, जिसने डिजाइन चरण भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं डिजाइन चरण, कार्यवाही के संभव रास्तों का आविष्कार, विकास और विश्लेषण होता है, अर्थात कार्यवाही के वैकल्पिक रास्तों की तलाश होती है। साइमन मानते थे कि कार्यपालिका व्यक्तिगत रूप से या अपने सहयोगी के साथ जहां निर्णय की जरूरत है वहां की स्थिति से निपटने के लिए कार्यवाही के संभव रास्तों के आविष्कार, आकार, निर्धारण और विकास के प्रयास में अपने समय का बड़ा हिस्सा खर्च करती है। थर्ड है चुनाव गतिविधि। साइमन ने निर्णय निर्माण के आखिरी चरण को चुनाव गतिविधि कहा है। आखिरी चरण को क्या कहा है? चुनाव गतिविधि। इसमें दिए गए विकल्पों में से कार्यवाही का एक विशेष रास्ता चुनना शामिल है। साइमन की राय में एक समस्या से निपटने के लिए अपने परिणामों के लिए विकसित और विश्लेषित विकल्पों कार्यवाहियों के बीच चुनाव में कार्यपालिका अपने समय का एक छोटा सा हिस्सा खर्च करती है। साइमन के अनुसार ये 3 चरण जॉन डेवी द्वारा व्याख्यातित समस्या समाधान के 3 चरणों से घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले समस्या क्या है,
विकल्प क्या है, और थर्ड है कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहला जानना है कि समस्या क्या है, समस्या है तो फिर उसके विकल्प क्या है, फिर विकल्प में से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है वो जानना। साइमन अंत में कहते हैं कि सामान्यतः आसूचना गतिविधि डिजाइन से पहले और डिजाइन गतिविधि चुनाव से पहले होती है, लेकिन चरणों का चक्र और क्रम से कहीं जटिल होता है। कोई भी विशिष्ट निर्णय लेने में प्रत्येक चरण अपने आप में एक जटिल निर्णय निर्माण प्रक्रिया है। उदाहरणार्थ, डिजाइन चरण नई आसूचना गतिविधि की मांग कर सकता है, किसी भी दिए गए स्तर की समस्या उप समस्याएं पैदा कर सकती है जिनके अपने आसूचना डिजाइन और चुनाव चरण होते हैं इत्यादि। चक्रों के भीतर चक्र होते हैं, फिर भी सांगठनिक निर्णय प्रक्रिया के खुलने के साथ ये 3 मोटे चरण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। विभिन्न चिंतकों ने निर्णयों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया। कुछ वर्गीकरण का यहाँ उल्लेख किया गया है। नियोजित व अनियोजित निर्णय। हर्बर्ट साइमन ने निर्णयों को नियोजित व अनियोजित में वर्गीकृत किया है। निर्णय उस सीमा तक नियोजित होते हैं जिस सीमा तक वे दोहरावपूर्ण और नियमित होते हैं, ताकि कोई तय प्रक्रिया उनसे निपटने के लिए निकाली जा सके और हर बार उनसे नए तौर पर निपटाना नहीं पड़े, कि हर बार उनके लिए नए तरीके ना ढूंढना पड़े। ये है पूर्व उदाहरणों के द्वारा निर्णय निर्माण करना है। निर्णय उस सीमा तक अनियोजित होती है जिस सीमा तक वे नए, असंरचनाबद्ध और परिणामतः होते हैं। इन समस्याओं से निपटने की कोई बनी बनाई पद्धति नहीं होती, क्योंकि वे पहले पैदा ही नहीं हुई होती, क्योंकि इसकी निश्चित प्रकृति धुंधली या जटिल होती है, क्योंकि यह पहले से निर्धारित उपचार की उपेक्षा रखती है, कि जो पहले से उपचार दिया गया है उसकी उपेक्षा रखती है। साइमन व मार्च ने कहा है कि प्रशासक जो दिन और दीर्घकालिक योजना दोनों के लिए उत्तरदायी होता है, वह अपने समय का ज़्यादा हिस्सा नियमित गतिविधियों को देता है। इसका नतीजा दीर्घकालिक नतीजों से बचने या उन्हें टालने में सामने आता है। इस परिघटना को योजना का ग्रेसम नियम कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? योजना का ग्रेसम नियम कहा जाता है। ये कहता है कि नियमितता अनियोजित गतिविधि को स्थानापन्न कर देती है। समझदार और अद्वितीय निर्णय। पीटर ड्रकर ने अपनी लोकप्रिय पुस्तक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में निर्णयों को समझदार और अद्वितीय निर्णयों में वर्गीकृत किया है। यह क्रमशः नियोजित और अनियोजित निर्णयों से मिलता जुलता है। सांगठनिक और व्यक्तिगत निर्णय। चेस्टर बर्नार्ड ने निर्णयों को सांगठनिक और व्यक्तिगत निर्णयों में वर्गीकृत किया है। पहले वाले निर्णय किसी कार्यकारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता के लिए जाते हैं, यानी अपने संगठन के एक सदस्य के रूप में, जबकि दूसरे वाले निर्णय किसी कार्यकारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता के लिए जाते हैं, अपने संगठन के सदस्य की हैसियत से नहीं। वो अपनी क्षमता से जाते हैं, ना कि उसकी हैसियत से। नीति व कार्यचालन संबंधी निर्णय। निर्णय को नीति निर्माण और कार्यचालन संबंधी निर्णयों में बांटा गया है। नीति निर्णयों को रणनीति निर्णयों के रूप में जाना जाता है। ये निर्णय बुनियादी प्रकृति के होते हैं और पूरे संगठन को प्रभावित करते हैं। जाहिर है वे शीर्ष प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं। इसके विपरीत कार्यचालन संबंधी निर्णयों का उद्देश्य नीति निर्णयों को लागू करने का होता है, इसलिए वे निचले प्रबंधन समवर्गों द्वारा लिए जाते हैं। इसे कूटनीतिक निर्णयों के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत
और सामूहिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में लगे लोगों की संख्या के आधार पर निर्णयों को व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णयों में भी वर्गीकृत किया गया है। व्यक्तिगत निर्णय वे होते हैं जो संगठन में व्यक्तिगत प्रबंधकों के द्वारा लिए जाते हैं। वे अपने निर्णयों के परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। दूसरी ओर समूह निर्णय वे होते हैं जो संगठन में प्रबंधकों के किसी समूह द्वारा लिए जाते हैं। वे परिणामों की सामूहिक जिम्मेदारी लेते हैं। मॉडल क्या है? साइमन के मॉडल। तो लोक प्रशासन के साहित्य में निर्णय निर्माण के 4 लोकप्रिय मॉडल हैं। कौन से हैं? साइमन का परिसीमित तार्किक मॉडल, लिंडब्लूम का वृद्धिशील मॉडल और एत्तिजियानी का मिश्रित स्कैनिंग मॉडल और ड्रॉर यानी जो येजिकल ड्रॉर हैं उनका ऑप्टिकल मॉडल। ये 4 मॉडल जो है प्रमुख है और ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं इनके मॉडल के नाम, ये इम्पोर्टेंट है। साइमन का परिसीमित तार्किक मॉडल क्या है? हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण के तार्किकता के पहलू का काफ़ी अध्ययन किया। तार्किक निर्णय निर्माण के उनके मॉडल को व्यवहारिक विकल्प मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्लासिकीय आर्थिक तार्किक मॉडल के एक अधिक वास्तविकतापूर्ण विकल्प के रूप में एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तावित किया। साइमन ने तार्किकता को मूल्यों के अर्थ से श्रेयस्कर व्यवहार विकल्पों के चुनाव के रूप में देखा, जहां व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन हो सकता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की तार्किकता में भी भेद किया। उनके अनुसार कोई निर्णय क्या है? वस्तुगत रूप से तार्किक अगर वास्तव में यह दी गई स्थिति में दिए गए मूल्यों को सर्वाधिक बनाने के लिए सही व्यवहार हो, तो ये क्या है? तार्किक है। सेकंड है आत्मपरक रूप से तार्किक है अगर यह विषय के वास्तविक ज्ञान की तुलना में प्राप्ति को सर्वाधिक बनाता है। थर्ड है उस हद तक सचेतन रूप से तार्किक है जहां तक लक्ष्यों के अनुसार साधनों में बदलाव एक सचेतन प्रक्रिया है। फोर्थ है उस हद तक सोचे समझे रूप में तार्किक है जहां तक लक्ष्यों के अनुसार साधनों में बदलाव व्यक्ति या संगठन द्वारा सोचे समझे तौर पर लाया गया है। फिफ्थ पॉइंट है सांगठनिक रूप से तार्किक है अगर यह संगठन के लक्ष्यों से निर्देशित है। सिक्स पॉइंट है व्यक्तिगत रूप से तार्किक है अगर यह व्यक्ति के लक्ष्यों से निर्देशित है। साइमन मानते हैं कि प्रशासनिक व्यवहार में संपूर्णतः तार्किकता असंभव है, इसलिए निर्णयों को सर्वाधिक विशाल करना भी संभव नहीं है। जो निर्णय है वो सर्वाधिक विशाल करना संभव नहीं है। वे मानते थे कि सांगठनिक विन्यास में मानव व्यवहार परिसीमित तार्किकता यानी जो सीमित तार्किकता से पहचाना जाए, जो संतोषप्रद सक्षम निर्णयों को की ओर ले जाता है, ना कि विशालतम बनाने वाले निर्णयों की ओर यानी सर्वोत्तम बनाने, ज़्यादा विशाल बनाने की ओर। संतोषप्रद सक्षम निर्णय का अर्थ है कोई निर्णय निर्माता एक ऐसा विकल्प चुनता है जो संतोषजनक या पर्याप्त रूप से अच्छा हो, यानी जिसमें सबकी सहमति हो। संतोषप्रद सक्षम निर्णयों की ओर ले जाने वाली परिसीमित तार्किकता के लिए निम्न कारक उत्तरदायी है। सबसे पहला है सांगठनिक उद्देश्यों की गतिमान प्रकृति। सेकंड है उपलब्ध सूचना को संश्लेषित करना की सीमित क्षमता के साथ ही साथ अपूर्ण सूचना। थर्ड है समय और लागत संबंधी बाधाएं। फोर्थ है पर्यावरणीय शक्ति या बाहरी कारक। फिफ्थ है विकल्पों को हमेशा एक क्रमिक प्राथमिकता में परिणामित नहीं किया जा सकता। सिक्स्थ है निर्णय निर्माता मौजूद सभी विकल्पों और उनके परिणामों से परिचित नहीं भी हो सकते हैं। और सेवंथ है निर्णय निर्माण की पूर्व धारणा, आदतों आदि जैसे व्यक्तिगत कारक। 8 है प्रक्रियाओं, नियमों, संचार मार्गों आदि जैसे सांगठनिक कारक। साइमन
के निर्णय निर्माण के परिसीमित तार्किक मॉडल को निम्न रूप से चित्रित किया जा सकता है। उपरोक्त सीमाओं को ध्यान में रखते हुए साइमन ने आर्थिक मनुष्य के विरुद्ध प्रशासनिक मनुष्य का मॉडल प्रस्तावित किया। उनके अनुसार प्रशासनिक मनुष्य क्या है? विकल्पों के चुनाव में संतुष्ट रहना या उस विकल्प की तलाश करने का प्रयास करता है जो संतोषजनक या पर्याप्त रूप से अच्छा हो। सेकंड पॉइंट, मानता है कि जो दुनिया वह देखता है वह असली दुनिया का बुरी तरह सरलीकृत प्रतिरूप है। थर्ड पॉइंट है, सभी संभव विकल्प निर्धारित और सुनिश्चित किए बिना चुनाव कर सकता है कि ये सारे विकल्प है क्योंकि वह संतुष्ट रहता है ना कि सर्वाधिक बनाता है। फोर्थ पॉइंट है, तुलनात्मक रूप से सरल अनुभव सिद्ध नियमों से निर्णय लेने के काबिल होता है क्योंकि वह दुनिया की अपेक्षाकृत खाली मानता है। इस प्रकार साइमन का संतोषप्रद सक्षम प्रशासनिक मनुष्य क्लासिकी चिंतकों द्वारा बनाए गए सर्वाधिकारक आर्थिक मनुष्य से भिन्न है। वह संतोष और पर्याप्त रूप से देने के साथ अंत करता है क्योंकि उसके पास सर्वोत्तम यानी सर्वाधिक देने की क्षमता नहीं है। लेकिन क्रिस और ग्रिस ने गौर किया कि तार्किकता पर जोर देकर साइमन निर्णय निर्माण के अंतर्दृष्टि, परंपरा और आस्था की भूमिका को नहीं समझ पाए हैं। वे कहते हैं कि साइमन का सिद्धांत संतोष और पर्याप्त रूप से देने की अयोग्यता को तार्किक बनाने में इस्तेमाल होता है। नॉर्टन ई लॉग और फिलिप सेल्जनिक दलील देते हैं कि साइमन का तथ्य और मूल्य में भेद एक नए छद्मवेश में परित्यक्त राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन को ही पेश करता है और नौकरशाही को एक तटस्थ औजार समझता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।